नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका हर भारतीय को इंतजार था। कल पहले चरण के तहत लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होना है और कल ही इन क्षेत्रों के लोग अपने मत का प्रयोग कर किसी दल को जीत दिलाएंगे या हराएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जिसे ध्यान में रखकर लोग वोट करेंगे? सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार अनुच्छेद 370 के निस्तारण, राम मंदिर के निर्माण, मजबूत विदेश नीति, डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रही है। वहीं विपक्षी दल भी बीजेपी से कई कठिन सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी दल लगातार बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के अधिकतर दलों ने किसानों को एमएसपी देने का भी वादा किया है। जातिगत जनगणना और अग्निपथ योजना को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस देश की जनता बीजेपी के मुद्दों पर भरोसा जताएगी या वो बदलाव के लिए कांग्रेस को मौका देगी? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। तो देखिए, मुद्दे वो कौन से इस बार रहेंगे जिन मुद्दों को देखकर जनता वोट करेगी? क्या जो बीजेपी मुद्दे गिना रही है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे बात अगर महिला विधेयक की करें जो संसद से पास हुआ, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको बीजेपी गिना रही है। साथ ही एक विजन है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसकी बात बीजेपी कर रही है। इसके अलावा एक और अहम बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम इसे 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये बीजेपी दावे कर रही है। वहीं सामने से इंडिया अलायंस का ये कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात ही नहीं करते। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। निपुण आलमबाइन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फराज किदवई जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत विजय जी आपसे करना चाहेंगे। बीजेपी मुद्दे तो कई गिना रही है, लेकिन हम जब रैलियों को देखते हैं या नेताओं के बयान को सुनते हैं, वो मुद्दे गायब नजर आते हैं। जी, मेरा आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं अभिषेक जी कि आप देखिए, जो नीति और नियत है और जो विजन है 2047 तक का विकसित भारत का, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही है। आपको मैं ऐसे मुद्दे गिनाता हूं जो असंभव लगते थे। जो आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कहती थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। आज वहां किस तरह से हमने 370 हटा के बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया। मेरे दलित भाइयों को किस तरह से वहां आरक्षण मिल रहा है, किस तरह से आतंकवाद को कुचलने में हमें सफलता मिली है, नाम मात्र का वहां आतंकवाद रह गया। किस तरह से राम मंदिर 550 साल का हमारा जो वनवास था, वो किस तरीके से हमने एक भी गोली चलने नहीं दी, एक भी किसी तरह का दंगा फसाद नहीं होने दिया। आज रामनवमी के अवसर पर कल पूरे देश ने क्या हर्षोल्लास के साथ ये मनाया। आप देखिए, हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में आगे। आप रोड देखिए, महिलाओं के लिए देखिए। हम कहते हैं ना ज्ञान, हमारी 4 जातियां हैं ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब यही है कि आप आदिवासी ले लीजिए, नवयुवक ले लीजिए, नारी ले लीजिए, गरीब ले लीजिए। तो इन सब के लिए हमने काम किया। काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2019 में मोदी जी ने साफ कहा था कि विपक्ष आरोप लगाए और मैं अपने काम के आधार पर वोट मांगूंगा। और जनता ने हमें आशीर्वाद जो दिया था 2014 के मुकाबले ज्यादा दिया था। 2001 एक पूर्व में कहता हूं, 2014 का इलेक्शन हमें जनता ने जिताया था उम्मीद पर, आशा पर। 2019 का इलेक्शन हमें जिताया था जनता ने काम के आधार पे। और अब 2024 का इलेक्शन जो भारत की जनता 140 करोड़ लोग हैं, वो हमें मोदी जी की गारंटी पर, क्योंकि सबका विश्वास, सबका विकास और
जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें कुछ कुछ सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आपने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़, उस पर बात नहीं करते। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आप बात ही नहीं करना चाहते हैं और चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, 370 आपने जरूर हटाया, लेकिन वो 370 हटा, उसका असर केरल के चुनाव पर क्या पड़ेगा, उसका असर अगर कहें तो बाकी हिस्सों पर क्या लेना देना है उसका, ये सवाल पूछे जाते हैं। अभिषेक जी, पहले मैं 370 पे बात करना चाहता हूं कि क्या केरल इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के नागरिक इस देश के नागरिक नहीं है? तो क्या नेशनल अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या केरल का मेरा जो कोई भी युवा है वो फौज में भर्ती नहीं होता है? वो वहां सिपाही, मेजर, कर्नल, वो अपनी सेवा नहीं देता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आए दिन वारदात होती थी, उनके सर काटे जाते थे, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जाती थी, तो क्या ये देश, ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है क्या? ये कांग्रेस की मानसिकता है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखना। अब मैं दूसरी आपको बात बताता हूं महंगाई की। आज आप देखिए, पूरा संसार, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े अच्छे से बताया था कि आज पूरे देश में, पूरे संसार में तनाव है। रूस यूक्रेन आप युद्ध देखें, किस तरीके से वहां सारी चीजें बदल गई हैं। आप देखिए ईरान और इजराइल का, आप देखिए, इससे पहले आपने उसमें देखा होगा, यमन में देखा होगा, हमने 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वहां से अपने वतन में लौटाए हैं। और किस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी विदेश नीति ने काम किया, सऊदी अरब ने कैसे हमारे बातों को माना था, और कैसे पुतिन जी ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमारे को एक रास्ता दिया था सेफ, और जिसमें पाकिस्तानी बच्चे भी झंडा लगा रहे थे, तिरंगा लगा के, और हमारे से सहायता मांग रहे थे। तो ये विदेश नीति का ही तो कमाल है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही तो कमाल है। अब आप कहते हैं कि हम रोजगार की बात नहीं करते। रोजगार में आप चाहेंगे, देखिए, आप देखिए आंकड़े रूस उठाकर यूक्रेन देखिए, ने रास्ता दिया था, इसका तो खंडन विदेश मंत्रालय ने खुद किया था, अरिंदम बागची ने इसका खंडन किया था। क्या मैं आपकी सुन नहीं पाया बात, बताइए दोबारा। जो रास्ता देने की बात है युद्ध में, उसका खंडन तो अरिंदम बागची ने खुद ही किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, एक बात बताइए मुझे, आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के कितने छात्र वहां थे, तो हमने कैसे, जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में कैसे हमने वहां यमन में वो चलाया था, अभियान चलाया था। तो ये पूरे देश के सामने है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देखा था कैसे एयरलिफ्ट कराया गया था उन बच्चों को, किस तरीके से वहां से श्रमिकों को निकाला गया था यमन से। तो ये सारे देश ने देखा पाकिस्तानी कैसे वहां तड़प रहे थे, ठीक, कैसे वहां भीख मांग रहे थे। आदेश जी देखिए, विजय जी ने ये तमाम मुद्दे गिनवाए, अब इन मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करे? आपके मुद्दे जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है हम जातिगत जनगणना, सिस्टम सुधारने की आप बात कर रहे हैं, एजेंसियों को लेके आप कहते हैं कि हम फ्री करेंगे, तो क्या आज की डेट में एजेंसियां फ्री नहीं है? क्या सिस्टम सुधारेंगे, जरा वो भी बताइए। अभिषेक जी, सच्चाई है कि हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है महंगाई, हमारे मुद्दे हैं किसानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हमारे मुद्दे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, हमारा मुद्दा है किस तरह से मणिपुर को जलने पे छोड़ दिया जाता है, हमारा मुद्दा है किस तरह से जो है लेह लद्दाख वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार संज्ञान नहीं लेती, हमारा मुद्दा है किस तरह से पेपर लीक होते हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। तो हमारे ये तमाम ऐसे जवलत मुद्दे हैं जो से देश के लोग प्रताड़ित है, परेशान हैं। उन मुद्दों के लिए हम वोट मांग रहे हैं और यही देश के मुद्दे हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से भी इनको गायब रखा हुआ है, और गायब इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये इन चीजों को, देश के लोगों की तकलीफों को तकलीफ नहीं मानते। ये सिर्फ विदेशों में ये किया, युद्ध रुकवा दिया। अभी आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि किस तरह से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई बात नहीं हुई, इस तरह से कोई युद्ध नहीं रुका। ये देश को गुमराह करते हैं। अभी यूनेस्को का चुनाव हुआ, 58 देश उसके मेंबर हैं, और वहां पे पाकिस्तान का व्यक्ति जो है वो जीत जाता है और हमारा उम्मीदवार हार जाता है, लेकिन हमारा विदेशों में डंका बज रहा है।
नहीं, मालदीव से हमारे एक कितने चीज अच्छे इसमें संबंध थे। आदेश जी, 5 लाख की आबादी लेकिन का देश है, हमें आके दिखा रहा है, हमारी सेना को वहां से वापस भेज रहा है, हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया है, लेकिन हमारा डंका बज रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपगंडा चला के कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इनकी जो आप करनी और अलायंस कथनी में आपने अंतर बनाया है। है, जो अलायंस आपने बनाया है, उसका एक था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, अभी तक वो आया नहीं है। तो जनता अलग अलग पार्टियों के हिसाब से जो एजेंडे होंगे उस हिसाब से वोट करेगी। क्या आप लोग उस भरोसे हैं? अभिषेक जी, हमारे बहुत सारे कॉमन चीजें हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, ये तमाम चीजें कॉमन है। इसके साथ साथ क्षेत्र की कुछ अपनी समस्याएं हैं। इन्होंने किस तरह से, जिस तरह से इतने सालों तक पाकिस्तान और भारत की सीमा पे तनाव रहता था, ठीक है। इन्होंने मणिपुर और उसमें मिजोरम और आसाम में किस तरह से वहां की पुलिस दूसरी पुलिस पे गोलियां चलाती है और कई जवान वहां पे मर जाते हैं, तो किस तरह से उनकी कॉमन मृत्यु मिनिमम होती है। अगर है तो तो इन्होंने फिर भारत के अब राज्यों की सीमाओं को आपके देश की सहयोगी हैं सीमाओं की तरह उत्तर प्रदेश वातावरण में, पैदा उनके कर पास दिया है। चलते हैं किदवई तो जी के वहां का पास। जब मैनिफेस्टो आता हूं होगा आदेश जी, फिर आता तो हूं। वहां की उस ठीक है, समस्या का समाधान होगा। एक तो छोटा सा मैं जवाब क्षेत्रीय देना चाहता समस्याएं हूँ। भी एक जो छोटा हमारे सा हर पार्टी, हमारे आदेश जो जी, नेता हैं, हर राज्य के अंदर हमारे नेताओं का एक बड़ा जनाधार ठीक है है। आदेश जी, वो आदेश वहां जी, की समस्याओं को भी उसमें लेते हैं, लेकिन नेशनल डन, इशू भी हमने ठीक उसमें है। ले रखे हैं। अब जल्दी जल्दी से, ठीक है विजय जी बोल लीजिए, 10 सेकंड में जल्दी से रिप्लाई छोटा सा कीजिए, जल्दी से। मैं आदेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं किसानों की बातें। हम 11 करोड़ किसानों से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए साल का, हमने 11 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी खाद में दी है। हमारा जो 5 गुना बजट है वो संसद के अंदर बढ़ चुका है। एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी बात कर रहे हैं मणिपुर की। आप मुझे बताइए मणिपुर में कितने साल आपकी सरकार रही है? क्या ये पहली बार ऐसे दंगे हुए हैं? ये दशकों से है, ये कांग्रेस की देन है मणिपुर के अंदर। दूसरा इन्होंने कहा विदेश नीति के ऊपर, कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा प्रधानमंत्री हमारे देश का जिसके पैर छू के वहां के राष्ट्रपतियों ने आशीर्वाद लिया हो? कौन सा राष्ट्रपति है, कौन सा प्रधानमंत्री हमारे देश का जिसको बॉस कहा हो? कौन सा, जो आज के देश में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, उसको कहते हैं कि वो बॉस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और हमारे ऑटोग्राफ मांगते हैं अपने अमेरिका के राष्ट्रपति। तो मैं ये कहता हूं अब सपा ये आसाम की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, पहला देश आजाद होने के बाद में पहला कार्यकाल है मोदी जी के नेतृत्व में जहां ज्यादातर अब सपा हटा दिया गया है, जिसके कारण वहां तनाव रहता था। तो आप तथ्य पे बात की, तथ्य पे बात करो आदेश जी। अगर तथ्य है तो हमारी जो नीति, नीयत और देश सशक्त, सुशक्त, खुशहाल, ठीक है। अब विजय जी, अब मैं फराज जी के पास जा रहा हूं। फराज जी आपके पास आ रहे हैं। आप INDIA अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन आपका एक अपना भी एजेंडा है PDA। तो आप इंडिया या PDA, मतलब किस तरफ जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि पैर दोनों दिशा में है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो इको आ रहा है, ठीक करा दिएगा। ठीक है, उसे दुरुस्त करवाते हैं, PCR की टीम उसे दुरुस्त कर लेती है। इको की समस्या हो रही है, फराज जी को जरा उसे देख लें। जी देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई जो है निपुण जी, उन्होंने कहा कि आदेश जी से कि तथ्यों पर बात किया करिए। इन्होंने शुरुआत की कश्मीर से, तो 52 महीने के बाद जब से 370 हटा है, इनसे कहिएगा पेन पेपर लें और उसको नोट करें। टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स हुए हैं 455, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट है। अटैक्स ऑन सिविलियंस 156, सिविल कैजुअलिटीज 131, सिविलियन इंजर्ड 422, सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड 334 और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 125। ये कश्मीर की हालत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो परसेप्शन बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। दूसरी बात ये है कि अभी एक RBI का एक सर्वे आया है, ये कुछ दिन पहले लोकनीति CSDS का सर्वे आया था, मगर ये कल RBI का एक सर्वे आया है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये देखिएगा कि द हिंदू में इसमें लगभग ये हाफ पेज का एक पूरा आर्टिकल छपा है। इस सर्वे में बहुत ही ज्यादा अभिषेक जी चौंकाने वाली चीजें बताई गई। और ये RBI है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट की संस्था है। इसके हिसाब से 62% लोग ऐसे हैं इस देश के अभिषेक जी जो कहते हैं कि आज की तारीख में भारत में नौकरी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। 73% लोग अभिषेक जी कहते हैं भारत में आज की तारीख में कि उनका इनकम लेवल कम हो गया है। और 90% लोग कहते हैं कि इस देश में महंगाई आज की तारीख में चरम सीमा पर है। और मात्र 1% लोग
इस सर्वे के हिसाब से ये आरबीआई का है, ये मेरा नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। आप पेपर मंगा करके पढ़ लीजिएगा, ये द हिंदू में छपा है 17 अप्रैल को, पेज नंबर 9 पर। मात्र 1% लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। 99% लोग कहते हैं कि इस देश में आज की तारीख में महंगाई जो है वो फराज जी, तो वही मैं पूछ रहा हूं कि आपकी अगर सरकार आती है तो आपका क्या रोड मैप है कि आप महंगाई को कम करेंगे? सुनिए, क्या रोड मैप है आपका? सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैं दिन भर में 3-4 डिबेट करता हूं और आपका चैनल पिछले 1 महीने में पहला ऐसा चैनल मुझे दिखा जो कम से कम देश के मुद्दों पर बात कर रहा है। वरना ज्यादातर तो डिस्कशंस होते हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। हमारे मुद्दे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई ने सब गिनवा दिए हैं। जो देश के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छपी है, ये प्रकला प्रभाकर जी का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि ये कौन है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे और निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड हैं। ये क्या बोलते हैं कि इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया, सेज प्रकला प्रभाकर। अरे साहब, भारत में फाइनेंस मिनिस्टर के पति जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, जब वो कहते हैं कि भारत में इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है आज की तारीख में चरम सीमा पर है, तो आप सोचिए कि देश की जनता का क्या हाल होगा। अभी हमारे भाई रशिया ले गए, फराज जी, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि कल जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि आपका एजेंडा क्या, तो फाइनली आप पीडीए पे आते हैं। तो पीडीए के साथ बढ़ेगी इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस पीडीए के साथ आगे बढ़ेगी? अभिषेक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पीडीए क्या है? पीडीए एक सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई है, जिसके अंदर ये सारे मुद्दे अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे पीडीए का आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडवर्टाइज पोस्ट हैं, उन एडवर्टाइज पोस्ट में जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भर्ती नहीं होती। वो मुझे लगता है 15-16% के आसपास खाली भर्ती होती है। एडवर्टाइज्ड पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जो नॉन पीडीए हैं वो 90%, 95% के हिसाब से भर्ती हो जाती है। तो पीडीए पीडीए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की एक ये नई लड़ाई है, जिसमें ये सारे मुद्दे सम्मिलित हो जाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई अभी बोल रहे थे, फराज भाई, माफी के साथ कहूंगा, मैं समझा नहीं आपका ये जवाब, मैं नहीं समझा। कम से कम जनता अगर समझ गई हो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझा कि ये कैसे। आप बीमारी गिनवा रहे हैं, इलाज नहीं बता रहे हैं। पीडीए से इलाज हो जाएगा, ये कैसे? अभिषेक जी, पीडीए एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। अब इलाज कैसे होगा, चलिए। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उसके अलावा आपको किसी का वोट नहीं चाहिए बाकी का? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ए फॉर वो अगड़ा जो पिछड़ा हुआ है, ए फॉर आधी आबादी, ए फॉर अल्पसंख्यक और ए फॉर आदिवासी। यानी कि देखिए, मान लीजिए समाज के वो लोग जो कि मतलब जो पिछड़ा हुआ नहीं है उसका वोट नहीं चाहिए। नहीं, वोट भाई, उनकी लड़ाई की बात हो रही है, वोट की कहां से बात हो गई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखिए, जो आप फॉर्मूला सेट कर रहे हैं अपने लिए, कुछ तो फॉर्मूला सेट करके ही आपने ये दिया होगा नाम। अभिषेक जी, आप मुझे एक स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दिखा दिए कि मुझे किसी भी समाज का वोट नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हो। सर, वो कोई कह दे नेता, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। उन्होंने लड़ाई की बात की है कि जो पिछड़ गए हैं उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। अब आप ये बोलिए कि साहब अडानी और अंबानी के लिए कौन लड़ाई लड़े? अरे साहब, वो तो आज की तारीख में मतलब ये है कि हाफ ऑफ द इकोनॉमी पे लगभग उनका कब्जा है। ठीक है, अब निपुण जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। ठीक है सर, निपुण जी, अभी तक जो आपने सुना, चाहे बीजेपी को आपने सुना हो, चाहे कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, आप अपने नजरिए से जरा ये बताइए कि इस बार के चुनाव में मुद्दे आपको क्या दिख रहे हैं, चाहे वो पार्टियां हो या साथ ही साथ लोगों के नजरिए से भी आप बताइएगा, क्योंकि आप जमीन पे रहते हैं, वहां जाकर के लोगों से मिलते भी है, बात करते हैं, तो आपने अभी तक क्या समझा, क्योंकि पहले दिन की वोटिंग भी है। जी, अभिषेक जी, बड़ा अच्छा है। और देखिए, अगर भारतीय राजनीति को देखते हैं तो भारतीय राजनीति में कुछ मुद्दे हैं जो आपको 1951 से 52 में जो पहले चुनाव हमारे तब से लेकर अब तक वो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो। कुछ मुद्दे ऐसे हैं समय के साथ परिवर्तित होते रहे, लेकिन कुछ मुद्दे यथावत रहे। लेकिन जब हम आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता के बीच में कौन से मुद्दे,
देखिए, एक मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा। निसंदेह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आज हर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ, हम अपने आप को आज भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो कहीं बाहर काम करते हैं, फैमिली कहीं गाँव में रह रही है या शहरों में रह रही है, वो कहते हैं हम बड़े निश्चिंत होकर काम करते हैं, पहले बड़ा टेंशन रहती है, कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कहाँ धमाके हो जाए। तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है, ये बीजेपी का जो रिपोर्ट है, वो बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा। फिर दूसरा मुद्दा है आपका हिंदुत्व का मुद्दा, जिसमें राम मंदिर की हम बात करें, राम मंदिर की स्थापना की बात करें, आपका पूरा जो प्रोग्राम कार्यक्रम रहा हो, सब कार्यक्रम की हम बात करें। कल का भी जैसे कार्यक्रम आपका रहा, सूर्य तिलक हुआ रामनवमी में, उसमें भी एक बहुत ही ज्यादा उत्साह आम जनता के बीच में है कि भाई 500 सालों का संकट कामयाब हुआ और बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। जब हम एक राष्ट्रवादी घड़े की बात आती है हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद, जब हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की बात करते हैं, देशभक्त व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो बात करता है 370 खत्म होनी चाहिए थी, बीजेपी ने खत्म की। हम बात करें कि सुरक्षा को पाकिस्तान को जवाब देने को लेकर, अभी मैं देख रहा हूँ विदेश नीति की बात कर, मैं चुनौती से कहने को तैयार कि आपके चैनल पर आपके दर्शकों को जितने प्रवक्ता पार्टी के बैठे हुए हैं कि विदेश नीति पर मैं उनसे चर्चा करने को तैयार हूँ। और मैं अगर बात करूँ कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, खास तौर से जो नेबर्स की बात हो रही थी, तो अगर मैं उसमें मार्क दूंगा यानी कि नंबर दूंगा तो 100 में से 70% से ज्यादा नंबर दूंगा बीजेपी को, पाकिस्तान को छोड़कर। बाकी कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ हमारे उतार चढ़ाव पहले से ना रहे। हम आज वर्तमान में देखें तो हम अगर मालदीव की बार बार बात करते हैं तो मालदीव की स्थिति क्या है? क्या यामीन के समय, जिस समय कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सरकार हुआ करती थी, क्या संबंध बहुत अच्छे थे यामीन के समय? फिर नशीद गवर्नमेंट आती है, नशीद के साथ यदि नशीद का संबंध अच्छे थे, यामीन के साथ खराब थे, फिर आपके संबंध बेटर होते हैं किसके साथ में, जो सोले की गवर्नमेंट आज प्रेजेंट में। तो वहाँ मालदीव एक अखाड़ा है, उसकी तुलना कर कर, और मालदीव की आज क्या है कि लेकिन एक चीज है निपुण जी, ये जो नीतियां हैं निपुण जी, एक चीज ये है कि ये जो विदेश नीतियां हैं, मापदंडों को लेकर, और बात के कमाल की बात है कांग्रेस इस बात को कह रही है जिसने श्रीलंका को कच्चा तीवू देती। नहीं निपुण जी, मैं इसमें एक चीज और, आवाज आ रही है आपको? इस बात को कह रही है जिसने पेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है निपुण जी, इसमें एक चीज मैं और ये आपसे समझना चाहूंगा, विदेश नीति हमारी क्या है, विदेशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। आप सुदूर किसी गांव में आप चले जाइए, वहां के लोग को क्या उससे ज्यादा मतलब होता है? आज भी हमारे देश की लगभग 60 से 65% आबादी जो है वो गांव में रहती है। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारे संबंध अमेरिका से कैसे हैं? उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए कि उनके घर का चूल्हा सुबह और शाम जले। महंगाई जो स्थिति है, तो महंगी चीजें ना मिले, सस्ती चीजें मिल जाए, सब्जियों के दाम हो, चाहे वो रोजमर्रा की चीजों के दाम हो। हमारे वोटर्स वही हैं। बहुत बढ़िया, अभी ने पूछा और मैं इसका उत्तर आपको बहुत शॉर्ट में दूंगा। देखिए, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की प्रस्तावना में राष्ट्र की बात, तो राष्ट्र में क्या होता है कि शरीर की तरह है, अगर दर्द आंख में होता है तो पूरे पैर की फिक्र तक उसको फील किया जाए, ये तो राष्ट्र की बात। अब तो आप कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे विदेश संबंध बेटर बनेंगे। देखिए, विदेश संबंध बेटर बनने का क्या होता है परिणाम? हमारे यहाँ निवेश बढ़े, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी। टेक्नोलॉजी का परिणाम देखते हैं, यहाँ पहले 12-12 घंटे 14-14 घंटे बिजली गायब रहती थी गाँवों में, रात को बिजली आ रही है, बिजली गायब है, लोग सुबह को कर ट्वेल चलाने जा रहे हैं खेतों के अंदर क्योंकि दिन में बिजली आएंगी, पैसे लगा रहे हैं। आज जब हमारे टेक्नोलॉजी आ रही है तो गाँवों में भी आप देखेंगे कि 18-20 घंटे बिजली आ रही है। आप हर सेक्टर में देखेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आज रोड बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। निपुण जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कल से लड़ाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दों की बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतर रही हैं। निपुण जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी देखिए, इसी बात को कह रहा कि जैसे बात चल रही है सत्ता खत्म होने से क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है अभिषेक जी, 90,000 रुपया पर पर्सन कश्मीर के अंदर खर्च, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 3,000 रुपये पर पर्सन खर्च होता था सिक्योरिटी के।
मैटर को लेकर। जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद खर्च होता है, आतंकवाद खत्म होगा या शांत होगा, तो वो पैसा क्या होगा, विकास में खर्च होगा। इसका फायदा केरल में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा और आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये कहना मतलब तो बड़ा ही मुझे अजीब यानी सा कि लगता है ये कि चाहे वो सनातन की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, इम्पैक्ट इसका इस बार दिखेगा। ये मुझसे पूछ जी जी। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी ये मुद्दे नहीं है, लेकिन अगर हम इन सब में भी देखेंगे तो सभी के अंदर भी आपको क्या मिलेगा। इन मामलों में कह सकते हैं कि डाटा थोड़ा कम है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर में, मैं महंगाई की बात का आंकड़ा दे दूं, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ क्या आपका प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल में देखते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रति व्यक्ति आए थे 56,000 रुपया, आज वर्तमान में वो 1,70,630 रुपया, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है। तो जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ रही है ना, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। ये हम केवल एक डाटा पकड़ लेंगे, आंकड़ा पकड़ लेंगे। विजय शर्मा जी रिप्लाई करना चाह रहे थे, अब रिप्लाई कीजिए विजय जी, उसके बाद फिर मैं सवाल लेता हूं। 10% रह गई है। ठीक है जी, मैं आता हूं फिर से विजय जी। मैं फराज जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जम्मू कश्मीर का इन्होंने कुछ आंकड़े गिनवाए। फराज जी मुझे बताइए, पत्थरबाजी इसके हटने के बाद में कितनी हो गई है? आंकड़े बताइए मुझे, कितनी कम हो गई है पत्थरबाजी। आप मेरे जो फौजियों के सर काट लिए जाते थे, बताइए कितने कम हो गए। हमारा टूरिस्ट कितना गुना बढ़ गया है, कितने कम आप बताइए। देखिए कितने और गुना की बात नहीं, परसेंटेज बताइए, इंसिडेंस बताइए। ये हवा वाली बात ना करिए। मैंने आपको भारत सरकार का डेटा दिया है, ये हवाई बातें मत करिए आप। मैंने जो आपको डेटा दिया है वो भारत सरकार का दिया है। आप बताइए पहले कितनी होती शो के ऊपर आते हैं, मैं भी टीवी शो के ऊपर बता रहा हूँ, नगण्य हो गया है। मैं ये नहीं कर रहा नगण्य नहीं, कितना हुआ है? कह रहा हूँ बिल्कुल नगण्य हो गया है। आप वहाँ पे जिस तरह से आरक्षण देने का काम किया गया है। आप नंबर बताइए ना, मैंने तो भारत सरकार के रिपोर्टेड नंबर्स बताए, आप नंबर बताइए ना। ये क्या होता है नगण्य हो गया है? 2014 चैनल पर बैठे से पहले और इसको अरे मैंने तो बताया पहले जाइए ना, मैंने तो बताया सरकारी आंकड़े दिए। आप बताइए ना कि आज ही जम्मू कश्मीर में मजदूरों की हत्या हुई है, जरा पता कर लीजिएगा आज ही। मैं कह रहा हूं, आज आप इससे देखोगे देश के किसी और कोने में जाएंगे तो इससे ज्यादा अपराध होगा। वहाँ यासीन मलिक को उत्तर प्रदेश में है, हवा नहीं खिलाया जाता। उत्तर प्रदेश में है अपराध, ये मैं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। आप केरल जाइए, वहाँ एनसीआर भी पढ़ लीजिएगा, कितना उत्तम प्रदेश है। राजस्थान में माता बहनों के वो लूट ली जाती है, अस्मत लूट ली जाती है। तो ऐसी बात मत कीजिए। जम्मू कश्मीर में 80% शांति आ चुकी है। जो हमारे वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे किस तरह से डेली गोलीबारी होती थी, हमने किस तरह से सबक सिखाया। आप उसको भी झूठा कहते थे, उसका भी सबूत मांगते थे। आपने तो सबूत मांगे थे। आपने कोरोना में जो वैक्सीन लगी थी उसको बीजेपी की वैक्सीन बताइए ना। हमने कितने, हमने 100 देशों को 30 करोड़ वैक्सीन दी थी, आप तो उसको बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे। कौन सा सोर्स है? इस तरह से आके मनगढ़ंत बातें बताइए ना। आंकड़ों को बताइए, अभिषेक जी आपके चैनल का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं। इनसे पूछिए कि सोर्स क्या है। आपने दशकों से उसको आग में झोंके रखा, तो उसको समय लगेगा ना। सर एक करके फराज जी और विजय जी एक करके। आप हमारे प्रधानमंत्री जी की जनसभा देखिए, लाखों युवा वहां रोड के ऊपर श्रीनगर के अंदर। आज देखिए जन्माष्टमी का, आप देखिए वहां झंडा फहराने के लिए कैसे कैसे यत्न होते थे। अब आज की डेट में आप देखो रोड के ऊपर कैसी शांति होती है। तो आप छुटपुट घटना से आप पूरे उसका प्रदेश का माहौल तय नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की आप टीवी पे बैठ के ऐसी बातें, आप मुद्दे की बातें कीजिए। महंगाई की बातें हैं, हम हल करने में लगे हुए हैं और दृढ़ता से साथ लगे हुए। हम ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी की तरह कि ये तो माइंड सेट है, गरीबी तो दिमागी वो है। आपके को आप कुछ भी बोल देते हो। कल भी 5 स्टार में बैठे थे 2 लड़कों की जोड़ी, जिसको जनता ने नकार दिया। आपको पता 2017 में क्या हाल किया था जनता ने, 2019 में काम के दम पे हमें वोट मिले थे। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप अपना देश के सामने अपना विजन रखिए। अभिषेक जी ने आपके से बार बार पूछा कि आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे। मोदी जी ने विजन रख दिया 2047 में हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। हमने क्या करना है 100 दिन में, अगले में क्या करना है, हमने माता बहनों के लिए क्या करना है, किसानों के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है, आदिवासियों के लिए क्या करना है। तो आप अपना रोड मैप, अब सिर्फ गाली देने से, मोदी जी को गाली दो, उनके कपड़ों को गाली दो, उनकी जाति को गाली दो, उनके परिवार को गाली दो,
और इस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की आप बातें करते हो कि हम ये तो विजय जी, इस ठीक तरह है। से देश अब नहीं आदेश चलता जी, है। मैं विजय जी, ठीक है आदेश जी, अब एक चीज है, निपुण जी को भी आपने सुना होगा, और देखिए कई बार होता है हमारे देश के वोटर जो हैं वो सेंटिमेंट के आधार पर वोट करते हैं, ये एक बड़ी सच्चाई है, कोई इससे भले इनकार कर दे लेकिन ऐसा है नहीं, होता है सेंटिमेंट के आधार पर। और सनातन को लेकर के पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से चीजें रही हैं उसको लेकर के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, और आपका साथ छोड़ छोड़ करके जो जा रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सनातन पर कांग्रेस स्टैंड ले ही नहीं पाती है। अभिषेक जी, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके धर्मों का सम्मान करते हैं और भगवान श्री राम के प्रति भी पूरी आस्था रखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के कपाट खुलवाए, वहां पे मूर्ति स्थापना कराई। आदरणीय नरसिंहा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 35 एकड़ जगह एक्वायर की। मैटर्स ऑफ जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट ने आके फैसला दिया और वहां पे निर्णय हुआ और उसके बाद मंदिर बना। तो मंदिर में किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, ये आस्था का विषय है, हम उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा, उसका आंकलन भी आपको कर लेना चाहिए कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी को सत्य का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से झूठ का प्रतीक मोदी जी को माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने कहा। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया, एक खोजी पत्रकार गए, उन्होंने वहां पे जाके दिखाया कि वहां पे किसी प्रकार का कुछ हॉस्पिटल, कोई एम्स हॉस्पिटल वहां पे नहीं बना। प्रधानमंत्री के साथ जो ये कहते थे कि 2022 तक सबको मकान दे देंगे, हिंदुस्तान के हर अखबार के अंदर प्रथम पेज के ऊपर एक बहुत बड़ा फोटो छपा, एक महिला को प्रधानमंत्री जी चाबी देते हुए उस फोटो में दिख रहे हैं कि ये मकान की चाबी मैं आपको दे रहा हूं। एक फौजी पत्रकार वहां पर गया और उसने उस महिला को ढूंढ के निकाला, तो पता चला कि उस महिला का कभी कोई चित्र प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं खींचा और ना ही उसको कोई मकान मिला। वो एक 300 रुपए के मकान में किराए पे रहती थी जो है। इन्होंने कहा कि डॉलर को 57 रुपए का था, रुपए के बराबर ला देंगे। आज डॉलर कहाँ पे है? आदेश जी देखिए, मेरा सवाल ये था कि जो आपके साथी जो छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे आप गौरव वल्लभ को देख लें, सबने क्या कहा कि जिस तरीके से दक्षिण से बात आई सनातन को लेकर के, उस पर आपकी चुप्पी, और आपको नहीं लगता है कि सनातन पे जिस तरीके से बातें आई, आप उस पे मौन, ये बताता है कि मौन सहमति है? अभिषेक जी, चुनाव का समय है, चुनाव आचार संहिता पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि धर्म के बारे में किस तरह से, उसमें फौज के बारे में किस तरह से इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ पेंडिंग है, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों के खिलाफ पेंडिंग है। जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल आ रहा था, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक पत्रकार को, उन्होंने उस पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग से पूछा था कि जब भी कोई शिकायत आपको प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ मिलती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उनके खिलाफ कोई शिकायत दी जाती है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होता, लीपापोती कर दी जाती है। तो इसलिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से, आपका प्रेस्टिजियस चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अनुरोध करता हूं कि चुनाव की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी मेरी है और आपसे ये आश्वस्त करूंगा कि चुनाव आयोग के एक एक गाइडलाइंस को हम ध्यान में रख करके और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। उसके गाइडलाइंस को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों पे जो है ना, कभी नहीं इशू ये नहीं है, इशू है महंगाई, इशू है बेरोजगारी, इशू है भ्रष्टाचार, कि किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने एक्सटॉर्शन किया उद्योगपतियों का, सरकार ने किस तरह से टेंडर देके, काम देके लोगों से पैसा ऐंठा, किस तरह विजय जी इस पे रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई कीजिए, फिर फराज जी के पास जा रहा हूं। विजय जी जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड
का भी जिक्र अब किया आदेश जी ने, जी जल्दी जी से इस पे रिप्लाई पहले कीजिए। मैं पहले राम मंदिर के बारे में कहता हूँ, इनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे थे राम मंदिर का, वो कहते हैं ये तो वो है जो राम को ही नकार देते हैं, और ये तो वो है जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो काले कपड़े पहन के संसद के अंदर गए थे। ये वो लोग हैं जो कांग्रेसी सारे वकील खड़े हो गए थे 2019 में कि जी अगर राम मंदिर वाला फैसला आ गया तो इससे बीजेपी को फायदा हो गया। और ये तो वो लोग हैं जो निमंत्रण आए थे, निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। इतना 550 साल के बाद में एक समय आया था, इनको निमंत्रण दिया गया, इन्होंने वो निमंत्रण भी ठुकरा दिया था। दूसरी बात करते हैं, हमने 15 नए एम्स बनाए हैं। आप इनसे पूछिए 55-60 साल में इन्होंने क्या बनाया, कितने एम्स बनाए। दूसरी ये बात करते हैं पक्के मकान की, हमने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 3 करोड़ और बना के देंगे हम। दूसरी ये बात करते हैं धर्म की बातें, धर्म की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये वो ही है जो इनके सहयोगी धर्ममुख वाले कहते हैं सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की तरह उसको कुचल देना चाहिए। इनके जो श्रीमान खड़गे जी हैं, उनके बेटे क्या कहते हैं सनातन के बारे में, खुद खड़गे जी क्या कहते हैं, अगर मोदी जी आ गए तो फिर सनातन का राज आ जाएगा। तो ये जवाब दें उस बात का। इनके तो आज के जो वो है, ये नरसिम्हा राव जी की बातें करते हैं। नरसिम्हा राव जी को इन्होंने क्या सम्मान, मैं फराज जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है विजय जी, फराज जी के पास जा रहा हूँ अब, ठीक है फराज जी, जनता के मूड को भांप पाने में क्या INDIA अलायंस थोड़ी सी कमी कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आए हैं पिछले कुछ वक्त में, उस पर चुप्पी साध ली जाती है। फराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फराज जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है फराज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं, फिर फराज जी के पास चलेंगे। जल्दी से रिप्लाई कीजिए आदेश जी, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूं निपुंज जी के पास, जल्दी से। अभिषेक जी, ये 2047 तक की बात करते हैं। इन्होंने 2022 का विजन रखा कि हर किसान की आमदनी डबल होगी, हर गरीब को मकान मिल जाएगा, तरह तरह की बातें की, 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में यूं ही आ जाएंगे, और हमारी सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था देश के साथ, लेकिन जो 100 दिन का कमिटमेंट था वो इनसे पूरा नहीं हुआ। उसको इन्होंने खुद स्वीकारा कि ये हमने एक झूठ बोला था, चुनाव जीतने के लिए लोगों को बरगलाया था। उस झूठ का नाम इन्होंने रखा जुमला। ये दुनिया में या तो जो हम कहते हैं और उसको करते हैं तो सच होता है, या जो हम कहते हैं उसको नहीं करते। मैं निपुंज जी के पास जा रहा हूं। निपुंज जी आपके पास आ रहे हैं। दूसरा अभिषेक सर फिर आता हूं। आदेश जी देखिए, फिर ऐसे में होता है कि समय ज्यादा कम, फिर शिकायतें सबकी आप लोगों की होती हैं शिकायतें कि समय कम ज्यादा मिला, तो प्लीज इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखने दीजिए। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं, समझना अब ये चाहेंगे कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति है, जैसा मैंने कहा सेंटिमेंट पे वोट डलते हैं, क्या INDIA अलायंस उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा है जनता की, जिसे बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ती है? जी बिल्कुल, तो आपने कहा सहमत, और जनता का रोष बीजेपी ने उठाया भी है। जैसे DMK के बारे में ध्यान देना, और अभी मैं कि जब आपने आदित्य जी तो शायद आदित्य पे कुछ बोलेंगे कुछ कि भाई हमारा देना नहीं है, लेकिन उन्होंने बात को कही आचार से, वो आचार से पहले की बात उन्होंने बयान दिया, तब बोल सकते नहीं लगी थी, अब बोल सकते हैं बयान से पार्टी का कोई विश्वास नहीं रखते, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखिए बात है कि हम जब विकास की बात करें, कोई संदेह, हम सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, हर क्षेत्र में बात करें, महंगाई और बेरोजगारी वाकई में जो दिखने वाला मुद्दा है वो है। लेकिन बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा क्या विपक्ष बना पाया? नहीं बना पाया, वो और मुद्दों में उलझा रहा। आप देखिए तमाम तरह की चीजें, वो सनातन के ऊपर उलझे रहे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाकर बीजेपी को बहाना दे दिया। अगर कांग्रेस चली जाती तो शायद ये मुद्दा उतना उठ ही ना पाता। कह रही थी कांग्रेस भी कि हम भी राम मंदिर के साथ में थे, हम भी साथ में खड़े हुए। आदेश जी ने कहा, राजीव गांधी जी का जिक्र किया, या बाद में नरसिम्हा राव जी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात जिक्र किया, लेकिन फिर प्राण प्रतिष्ठा में गए क्यों नहीं?
ये जाते ही क्या किया उन्होंने, वो पिछले सारे कार्यों पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, अब गरीबी का मुद्दा क्यों उठाते हैं? जब गरीबी 10% आज रह गई है तो इसका तो श्रेय सरकार को देना पड़ेगा ना भाई। और मैंने आपको बताया कि महंगाई बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। और महंगाई की जब बात कर रहे थे, मैं डाटा में आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा जो महंगाई की दर रही है वो 8.35% 1972 में रही है, फिर 2004 में 8.28% रही है। 2021 में महंगाई दर 4.10% रह गई थी। अब ये महंगाई का जो दर का मामला है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत कम ये कह देना गलत होगा। तो कुल मिला के मैं अगर मैं बात कहूँ, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा हो सकता था, लेकिन विपक्ष इसमें फेल हुआ। और सरकार के पास में बहुत सारे आधार हैं कि वो उस मुद्दे को भी काउंटर कर सकते हैं। जब वो विकास की बात करेंगे, हमारे फोरेक्स की बात करेंगे, हमारे स्टार्टअप की बात करेंगे, हमारे मुद्रा लोन की बात करेंगे। आपको पता भी कि 40 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभार्थी हैं। मुद्रा लोन के द्वारा जो पैसा दिया जाता है लोगों को, उन्हें सीधा सीधा लाभार्थी है। बीजेपी गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसकी योजना है, उस योजना से किसानों को 6,000 रुपये पर ईयरली मिला है। क्या ये फायदा नहीं है? मेरी बात किसानों की इनकम दोगुनी करने का। बीजेपी का 2019 का घोषणा पत्र मैंने देखा, उसमें लिखा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसानों की इनकम दोगुनी हो जाए, और वो प्रयास कर रहे हैं भाई। कम से कम 6,000 रुपये का जो वादा किया था वो तो पूरा किया ना, डीबीटी देने का, ठीक है और हर निपुण जी, गरीब को मकान देने की बात। ठीक है। फराज जी आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से चाहे 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो और सनातन पर जो बयान सामने आए, चाहे वो तमिलनाडु से सामने आया हो, उसको लेकर के जो रुख रहा आपके अलायंस का, उसकी वजह से आपके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा इस बार दिख रही हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं निपुण जी की बात का कुछ जवाब दूंगा, वरना यह है कि आपके जो दर्शक हैं वो थोड़े से उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। 3 बातें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। एक जीडीपी की बात करी, एक पर कैपिटा इनकम की बात करी, और कुछ आंकड़े गिनाए महंगाई के। अब ध्यान से सुनिएगा, 2004 में इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था वो था $0.722 ट्रिलियन का, जो कि 2014 तक हो गया $2.04 ट्रिलियन, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी बढ़ी, 182%। फिर 2023 में यह आंकड़ा पहुंचा करीब करीब $3.7 ट्रिलियन, कितनी बढ़ी, 83%। यूपीए के शासन काल में 182% और एनडीए के 10 साल में 83%। अब दूसरी बात, हमारे भाई पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। अरे साहब, पर कैपिटा इनकम अपनी कितनी है, $2200। मतलब बोल रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ रही है। अरे साहब, पर कैपिटा इनकम में हम पूरे विश्व में 142वें स्थान पर हैं और G20 में हम बॉटम उस पर हैं। तीसरी बात, अभी पड़ोसी देशों की बात हो रही थी। 2010 में चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 3.6 टाइम्स थी, आज कितनी पता है आपको, 5.3 टाइम्स। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर में, सुनिएगा अभिषेक जी, दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन अपने 3 साल के निचले स्तर पर है, और भारत में इसी संस्था के हिसाब से 74% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह है कि आरबीआई को तो मानते हैं ना सब लोग, या आरबीआई को में भी बोलेंगे कि ये जॉर्ज सोरोस का हाथ है। आरबीआई का अभी 2 दिन पहले एक आंकड़ा आया है, आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसके हिसाब से 62% लोग इस देश में बोलते हैं कि नौकरी के हालात यहां बहुत अच्छे नहीं है। 73% लोग बोलते हैं कि इनकम लेवल कम हो गई है। 99% लोग कहते हैं कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। अब बात आ जाइए किसानी पर। अभी किसानों की दुगनी आय और तिगनी आय की बात कर रहे थे। 15 जनवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपती है जिसका नाम है अकाउंट एट अ ग्लांस। अभिषेक जी, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.24 ट्रिलियन रुपीस कृषि बजट को सरेंडर कर दिया। फिर से सुनिए, 1.24 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें 2022-23 में 21,005 करोड़ रुपए इन्होंने सरेंडर किए। दूसरी बात, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो यूपीए 2 के टाइम पर 0.8% ऑफ द जीडीपी थी, वो घटा करके 0.5% ऑफ द जीडीपी कर दी गई। एग्री एक्सपेंडिचर एनडीए 2 का, मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा हूं, आपने ये बीमारी गिनाई, आपने ये तो बताया, मैं तो वही पूछ रहा हूं कि आपका रोड मैप क्या है। आप अरे सर, अपना रोड, आपका रोड मैप क्या, आप तो रोड मैप ही नहीं दे रहे हैं ना।
अरे हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी हाँ। बताया, 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरबीआई हैंडबुक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स का डेटा बोल रहा है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो उत्तर प्रदेश में, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तमाम जितने भी सेक्टर्स देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिएगा, उसमें जब अखिलेश यादव निपुण जी करते इस पे रिप्लाई कर रहे हैं। निपुण जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर ज्यादा विजय जी से और आदेश जी से कमेंट लेता हूं। जल्दी से निपुण जी। देखिए वही ना कि अपनी सुविधा के अनुसार, अभिषेक जो आप बोल रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार डाटा उठा लिया जाता है। लेकिन जब हम देश के समग्र विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास के 2-3 पैरामीटर है। प्रति व्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे आयात निर्यात कितने बड़े हैं उनके ऊपर, फिर दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे यहाँ कितना अच्छा हुआ है। हम कांग्रेस के दौर की बात करें तो कांग्रेस के मनमोहन के दौर की बात करें तो हम लोग बहुत ही, यानी कि हमारे यहाँ पर काम करने का जो माहौल था वो था ही नहीं। दूसरी बात हम बात करें कि और पैरामीटर की हम बात करते हैं, जीडीपी का बताया कि 182, मुझे शायद पूरा आवाज सुन नहीं पा रहा था, ये कहते हैं कि मनमोहन सरकार के समय जीडीपी ज्यादा तेज गति से बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बीजेपी के दौर में जीडीपी नहीं बढ़ी है तो 5 नंबर पर ऐसी आ गई। और दूसरी बात, आप 2 से 3 साल तो निकाल दीजिए कोविड का, जहाँ पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, पूरी दुनिया में आपदा आई, इस प्रकार की आपदा मनमोहन जी के टाइम में तो आई नहीं थी, तो वो 2-3 साल में तो कम कीजिए। आप कहेंगे नहीं वो कम नहीं करना है, फिर ये कहेंगे 2008 की बात करेंगे कि 2008 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, भारत प्रभाव नहीं पड़ा। भाई भारत प्रभाव ठीक है, इस पे कमेंट विजय जी जल्दी से आप भी दीजिए, उसके बाद फिर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बात करें स्टार्टअप की बात कीजिए, मुद्रा लोन बैंक की बात कीजिए, मेक इन इंडिया की बात कीजिए, तमाम सर्विस सेक्टर की बात करें। अगर मनमोहन जी टाइम अभिषेक की बात करें तो 48% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी, आज 57.8% वर्किंग पॉपुलेशन है। वो डाटा नहीं बताएंगे, ये अपनी सुविधा के अनुसार वो डाटा उठाएंगे जो इनको लग रहा है कम हुआ है। आप मातृ मृत्यु दर की बात कीजिए, बाल, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में विजय जी बोल लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग तक। विजय जी जी, मैं ये फराज जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश है और अखिलेश जी के राज में दंगा प्रदेश था। आप उठा के देखिए कितने दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर कांड, कोशीनगर का डेली दंगा, उसको तो हम याद करते हैं इतिहास में, वो दंगा प्रदेश के नाम से वो 5 साल दर्ज रहेंगे उत्तर प्रदेश के, जो ये बातें करते हैं। दूसरी ये बातें करते हैं, इनकी नीयत में खोट है। इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि लड़कियां छेड़ी जाती है मंदिरों में, तो क्यों ना बात उठाई जाए। दिग्विजय सिंह के बयान देख लीजिए, आतंकवादियों को किस तरह से महिमा मंडित करते थे ये। तो आज नैनो यूरिया के प्लांट किसने बनाए हैं? 11 लाख करोड़ जो वो दिया हमने, वो 6,000 रुपए साल का, और 11 लाख करोड़ का हमने सब्सिडी दिया खाद के ऊपर। आज 3,000 रुपए से ज्यादा का खाद का बैग है विश्व के किसी भी देश में, आज यहाँ 300 रुपए से भी कम है। चलिए ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, तो समय इतना ही है। बाकी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दे तय कर रही हैं, जनता भी अपने अपने हिसाब से अपना मूड तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इतना ही, नमस्कार।